हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो अमेरिका के संविधान से संबंधित है और बड़ी ही दिलचस्प जानकारी है ये आप लोगों के लिए। तो इसे पढ़कर आपको बहुत ही नई जानकारी मिलेगी। तो इन विशिष्ट जानकारियों से आज मैं आपका परिचय करा रही हूँ और वह है अमेरिकी राष्ट्रपति वह मंत्रिमंडल। तो टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल। जैसे ही हमारे जहन में ये दो शब्द आते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, और वो भी राष्ट्रपति कहाँ का? अमेरिका का। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की बात जब आती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति कितना अधिक प्रभावशाली है इसका अंदाजा हमें है कि हमने पढ़ा है कि विश्व की महानतम शक्ति है और विश्व में बहुत ज़्यादा इनका वो प्रभाव है। तो विश्व की इस महान शक्ति का राष्ट्रपति कितना प्रभावशाली होता है इसकी जानकारी हम ले चुके हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल शब्द आता है उसका नाम आते ही हम भारत के मंत्रिमंडल से परिचित हैं, हम ब्रिटेन के मंत्रिमंडल से परिचित हैं। तो वहाँ पर मंत्रिमंडल काफ़ी प्रभावी होता है और समस्त राष्ट्रीय निर्णय मंत्रिमंडल के विचार विमर्श के द्वारा ही संभव हो पाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो इस जानकारी को थोड़ा सा आप लोगों से और साझा करती हूँ कि ये जो मंत्रिमंडल है अमेरिका का, वो वहाँ पर इतना प्रभावशाली ही नहीं बल्कि उसे तो कोई वैधानिक शक्ति भी प्राप्त नहीं होती है। सुनकर आश्चर्य होता है कि मंत्रिमंडल जिसकी मंत्रणा से ही राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री समस्त कार्य करता है, वहां पर अमेरिका का मंत्रिमंडल को कोई विधायकी शक्ति, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होती। कितने आश्चर्य की बात है। तो जानते हैं इसकी क्या कार्यवाही है, वहां पर किस रूप में ये वहां पर भिन्न है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो अमेरिका में इस शब्द को मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द को सबसे पहले 1798 ईस्वी में इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ, जिसको हम कैबिनेट के नाम से जानते हैं। तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले 1798 ईस्वी में हुआ था और इस शब्द को मालबरी बनाम मेडिसिन एक केस था, उसके वजह से इस कैबिनेट शब्द को मान्यता प्राप्त हुई कि कैबिनेट शब्द को मान्यता, पहले शब्द का प्रयोग किया गया लेकिन उसे मान्य रूप नहीं दिया गया था और वो मान्यता उसे मालबरी बनाम मेडिसिन विवाद के तहत इस शब्द को अमेरिका में मान्यता दी गई। तो ये तो है उस समय उसकी जानकारी। और अब वर्तमान में मंत्रिमंडल काफी करीब है राष्ट्रपति के और कई औपचारिक विषय है। तो हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि अमेरिका का जो मंत्रिमंडल है वो मात्र एक औपचारिक संस्था है, इसे कोई वैधानिक स्थिति प्राप्त नहीं है। तो गौर करना ही शब्द पे कि अमेरिका का मंत्रिमंडल मात्र एक औपचारिक संस्था है, वैधानिक संस्था नहीं है। लेकिन भारत में मंत्रिमंडल एक बहुत ही बड़ी वैधानिक संस्था है जिसे पूर्ण कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये औपचारिक संस्था क्या क्या कार्य करती है, ये क्यों इसको बनाया गया है, और हमें ज्ञात है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। इसकी वजह से वहाँ का जो राष्ट्रपति है वही समस्त कार्यों को अंजाम देता है और वही सर्वे सर्वा है, समस्त कार्यों को करने की क्षमता उसमें होती है। लेकिन फिर भी उसको राय की आवश्यकता होती है और वो राय उसे यही मंत्रिमंडल प्रदान करता है। तो वहाँ पर वर्तमान में वो कौन कौन से विभाग हैं जिनमें राष्ट्रपति इस औपचारिक संस्था मंत्रिमंडल का कार्य करता है, किस रूप में वो उसका कार्य करता है।
तो अमेरिकी मंत्रिमंडल के आकार में निरंतर वृद्धि हुई है। पहले मात्र इसके 4 विभाग थे और वो थे विदेशी, वित्त, युद्ध और न्याय। और वो पहला समय था जब वाशिंगटन का जो समय था, उस समय उनके केवल 4 ही विभाग थे। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका में राष्ट्रपति का जैसे पद आगे बढ़ता चला गया और उस पद ने ही बाद में मंत्रिमंडल के निर्माण की व्यवस्था को और भी अधिक बढ़ा दिया। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त निम्न 15 विभागों के सचिवों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करता है। वर्तमान में राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त, राष्ट्रपति तो है ही, उसके अतिरिक्त 15 ऐसे विभाग हैं जिसमें वो मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव करता है और वहां पर मंत्रिमंडल के सदस्यों को सचिव कहा जाता है। विभागों के सचिव का वो करता है, उसका निर्माण करता है। तो वहां पर उसे मंत्री नहीं बल्कि सचिव कहा जाता है। वो कौन कौन से विभाग हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं कि अमेरिका में वो मुख्य विभाग कौन से हैं। तो वर्तमान में वहाँ पर 15 विभाग हैं जिसमें ये सचिवों का निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ पर मंत्री नहीं सचिव कहा जाता है। तो ये विभाग कौन कौन से हैं? कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग, सुरक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग। ये मतलब 15 विभाग हैं जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को छोड़कर ये इन सारे सचिवों का नाम नामित करता है, उनको नियुक्त करता है। भवन एवं शहरी विकास विभाग, आंतरिक मामलों का विभाग, न्याय विभाग, श्रम विभाग, विदेश विभाग, यातायात विभाग, कोष, राष्ट्रीय कोष की बात हो रही है, कोष विभाग, गृह सुरक्षा विभाग और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विभाग। तो इन 15 विभागों की कैबिनेट की प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, सचिवों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इन सब सचिवों से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है, जो एक अनौपचारिक संस्था मात्र है। इसे कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिसकी वजह से ये राष्ट्रपति इस मंत्रिमंडल के निर्माण में ध्यान देता है कि जिस मंत्रिमंडल का निर्माण वो करने जा रहा है उसकी कुछ विशेष शर्तों को उसे मानना ही होता है। तो राष्ट्रपति उन कौन कौन सी शर्तों पे ध्यान देता है उसे पढ़ते हैं कि अमेरिका में विभागीय अध्यक्षों को मंत्री नहीं सचिव कहा जाता है और जो न्याय विभाग का अध्यक्ष होता है उसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। तो ये मुख्य बात है कि केवल न्याय विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है और बाकी जितने भी विभाग हैं उन सब के मंत्रियों को सचिव कहा जाता है। प्रशासनिक विभागों के सभी प्रधान मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति कुछ अन्य व्यक्तियों को भी शामिल कर सकता है। उपराष्ट्रपति को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, उससे संबंधित करना है या नहीं करना है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर करता है। वो बाध्य नहीं है कि मंत्रिमंडल में उपराष्ट्रपति को शामिल करे। राष्ट्रपति जिन्हें नामांकित करता है, यदि सीनेट अपने उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उन्हें स्वीकार कर ले तो वो नियुक्तियां वैध हो जाती हैं। यानी राष्ट्रपति इन सचिवों के निर्माण में स्वयं सब कुछ नहीं कर सकता, वो केवल नामांकित करता है और यदि उसके नामांकन के बाद सीनेट भी अपने उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उन्हें स्वीकार कर लेती है तो वे नियुक्तियां वैध हो जाती हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिमंडल के चुनाव में स्वतंत्र है फिर भी कुछ निम्नलिखित बातें या शर्तें उसे माननी ही होती है। पहली शर्त है, सबसे पहले वह अपने दल
मित्रों व समर्थकों को प्रसन्न करने हेतु उन्हीं को नियुक्ति देता है कि अपने दल के सदस्य, उसके घनिष्ठ मित्र और फिर उसके समर्थक। उसके बाद में जैसे बड़े बड़े राज्य हैं अमेरिका के, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया, तो इसमें से भी उसको एक मंत्री दोनों राज्यों से चुनना पड़ता है, तो वहां से भी ये सदस्यों को लेता है। कई बार विरोधी दल के सदस्यों को भी लेना और उनका सहयोग प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। कई बार नहीं, अधिकांश समय विरोधी दल के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में लेना इनका एक मुख्य शर्त हो जाती है। कई बार मंत्रियों के ज्ञान, योग्यता, दक्षता व विशेषज्ञता के आधार पर भी उनको नियुक्त किया जाता है। और कई बार अपने देश के भौगोलिक स्तर का भी विशेष ध्यान रखकर राष्ट्रपति चुनाव करता है, जिसमें वह देखता है कि देश के सभी भागों व क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। तो इस वजह से वो न केवल अपने दल के बल्कि विरोधी दल के सदस्यों का भी ध्यान रखता है, अपने मित्रों, अपने समर्थकों का भी वो ध्यान रखता है, बड़े राज्यों के प्रतिनिधित्व का भी वो ध्यान रखता है, और पूरे अमेरिका के जो क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों का भी वो ध्यान रखता है कि सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। जहाँ ज्ञान, कुशलता, योग्यता और समर्थक जो है उसके, उन सबको वो ध्यान रखकर ही इन जो 15 विभागों के सचिव होते हैं उनकी वो नियुक्ति करता है, लेकिन सीनेट की सहमति आवश्यक है। न्याय विभाग, केवल और केवल न्याय विभाग के सचिव को अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और बाकी सारे विभागों के सदस्यों को क्या कहा जाता है? सचिव कहा जाता है, जिनकी शर्तें उन्हें माननी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की इस मंत्रिमंडल की कुछ विशेषताएं होती हैं, और ये विशेषताएं क्या हैं? उसमें से पहली विशेषता है व्यक्तिक सहायक, कि ये जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, हमने पढ़ा अभी कि ये एक अनौपचारिक संस्था है, इसको कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ये केवल एक व्यक्तिक संस्था है, व्यक्ति विशेष से ही उसका संबंध है, और ये व्यक्ति विशेष राष्ट्रपति के समकक्ष नहीं होते, ये उसकी अधीनता में कार्य करते हैं, और कभी भी राष्ट्रपति इन सहायकों को जो व्यक्तिगत रूप से उसने नियुक्त किए हैं उन्हें कभी भी पद मुक्त कर सकता है या उनको हटा सकता है, तो ये उसकी अधीनता में स्वीकार कार्य करते हैं। दूसरा है कानूनी आधार नहीं। जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता कि उन्हें कार्य करने पे से क्यों हटाया जा रहा है, या किसी भी ऐसा कोई अधिकार उनके पास नहीं होता कि वो अपने कार्य को कभी हटाया जाए तो वो कानून पे कोई ऐसा वो कर सकते हैं दावा कि नहीं, हमें कानून के अकॉर्डिंग इसको लगाया ही जाना है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। ये केवल एक प्रथागत व्यवस्था है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए कोई उसके साथ हो, मंत्रिमंडल उसके साथ हो, जिससे उसे निर्णय करने में आसानी हो। तो ये एक प्रथागत संस्था है, कानूनी आधार इसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। अगली विशेषता है न कोई सामूहिक कार्य व न कोई सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसा हमें ज्ञात है कि भारत और ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, तो उनके समस्त कार्यों में सामूहिक उत्तरदायित्व और सामूहिक कार्य ही उनके पूर्ण निष्ठा से निभाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए इस मंत्रिमंडल का न तो कोई सामूहिक कार्य है, क्योंकि ये व्यक्तिक है, कानूनी आधार इनको प्राप्त नहीं है, तो न तो इनका कोई कार्य सामूहिक है और न ही इनका कोई सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो इस तरीके से ये विशेषता भी वहाँ की मुख्य विशेषता बन जाती है मंत्रिमंडल की। और अंतिम विशेषता है विधायिनी
शक्तियां प्राप्त नहीं। कि अभी हमने पढ़ा कि इन्हें कानून की तरफ से कोई मान्यता प्राप्त नहीं होता है, तो इनके पास व्यवस्थापन संबंधी कार्य भी करने की कोई शक्ति नहीं होती है। ये राष्ट्रपति को सिर्फ परामर्श देते हैं, वाद विवाद में ये शामिल हो सकते हैं, पर इनके विचारों को माना जाए या नहीं माना जाए ये केवल और केवल राष्ट्रपति पर ही निर्भर होता है। इस तरीके से इन 4 मुख्य विशेषताओं की वजह से वहां का जो मंत्रिमंडल है, जो एक अनौपचारिक संस्था है, राष्ट्रपति की अधीनता में कार्य करता है।